Let's start. The today's topic is monotonicity. Monotonicity. First of all, discuss the topic. The meaning of monotonicity. इसकी basic meaning क्या होती है? Monotonicity word is derived from the monotonic. Monotonic. Okay now. हम अपनी क्लास में देखते हैं कुछ बच्चों का बिहेवियर बिल्कुल मोनोटोनिक होता है, वो ऑलवेज शांत रहते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलवेज हंसते रहते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलवेज कंप्लेनिंग रहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, यार हिज बिहेवियर इज जस्ट लाइक मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक कभी भी किसी भी व्यक्ति या फिर ऑब्जेक्ट की बिहेव को डिफाइन करता है। मतलब अगर वो अपना बिहेव सेम ऑलवेज सेम रखता है, देन इट इज कॉल्ड द मोनोटोनिक बिहेवियर। सो in mathematics, monotonicity is describe the behavior of graph. That's mean simple definition में अगर बात करूं मैं यहाँ पे, the property of graph of growing in which direction at its domain, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी फंक्शन जो होता है दो चीजों को डिफाइन करता है, फर्स्ट वन इज डोमेन एंड सेकंड वन इज अ रेंज। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं एक मोनोटोनिक फंक्शंस की, ठीक है, तो मोनोटोनिक फंक्शन बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड थर्ड वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग फंक्शन देखा जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली इसको भी हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। देन द फर्स्ट वन इज व्हेन द फंक्शन इज डिस्क्राइब जस्ट लाइक इसकी डोमेन इंक्रीज होती जाए एंड फंक्शन भी क्या होते जाए, इंक्रीज होती जाए यहाँ पे, देन दिस टाइप ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, एंड द सेकंड टाइप, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले तो इंक्रीज होते हैं बट फिर डे बाय डे अपनी कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, देन फर्दर वो इंक्रीज होना शुरू होते हैं यहाँ पे, है ना। जिस फॉर एग्जांपल के लिए आपका क्लास 10th में जो सीन चल रहा होगा बिल्कुल अग्रेसिव, एंड हम हमेशा क्या करते थे अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ज्यादा कंसर्न रखते थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो 11th में आके बिल्कुल मोनोटोनस हो जाते हैं, मतलब कि अपनी स्पीड को कांस्टेंट करते हैं, यार 10th में बहुत पढ़े अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया जाए, देन फर्दर क्या होता है वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज नहीं करते हैं, है ना। तो इंक्रीज ना करने के कारण क्या होता है उनमें कि पहले तो वो 10th में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, देन फर्दर कुछ समय अपनी स्पीड को कांस्टेंट रख लेते हैं यहाँ पे, देन फर्दर जैसे वो 11th के लास्ट को क्रॉस करते हैं फिर समझ में आता है यार 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अब 12th में अच्छा पढ़ना पड़ेगा, देन वो परफॉर्मेंस अच्छा देखते हैं, फिर वो अपने फंक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो दैट्स मीन इस फंक्शन ने अगर देखा जाए तो अपनी वैल्यूज को डिक्रीज नहीं किया, तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द फंक्शन इज नोन एज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, देन नाउ अब डिक्रीजिंग फंक्शन भी बेसिकली दो टाइप से डिवाइड होते हैं यहाँ पे, है ना। द फर्स्ट वन, जैसे जैसे इसकी डोमेन को हम इंक्रीज करते जाएंगे, है ना, तो होता क्या है डोमेन तो बढ़ती है लेकिन फंक्शन का ग्राफ घटता रहता है, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट। देन नाउ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं फिर से कि भाई वो स्टार्टिंग में तो अपनी वैल्यूज घटाते जाते हैं लेकिन कुछ समय तक उनको कोई संभालने वाला आता है, देन वो फंक्शन कुछ कांस्टेंट होते हैं लेकिन अपनी कंडीशंस को कंटिन्यूसली नहीं बनाए रखते हैं, देन फर्दर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द फंक्शन। अच्छा, अगर देखा जाए ये जो इंटरवल दिया गया है इस इंटरवल में वैल्यू घटी नहीं तो मैं ये तो बोल सकता हूँ ना कि बड़ी भी नहीं है, तो बड़ी ना होने के कारण, इंक्रीज ना होने के कारण दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, देन द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज नोन एज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज सेम ही रहते हैं, है ना ना। जैसे इसकी डोमेन बढ़ाई जाती है इसकी रेंज में कोई फर्क नहीं होता है, दैट्स मीन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या डोमेन जा रही है क्या रेंज जा रही है, डजंट मैटर, द मैटर इज दैट ऑलवेज कांस्टेंट। तो these three types of the function is known as a monotonic function because the first type of the function is always increasing,
second type of the function is always decreasing, and the third type of the function is always constant. They will be never be decrease, never be increase. Okay, now clear? Okay, देखते हैं यहाँ पे. अब अगर मैं किसी भी फंक्शंस को क्लासिफाइड करूं, है ना, ये फंक्शन को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो फंक्शन को बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकता हूं, है ना. द फर्स्ट वन इज मोनोटोनिक फंक्शन, है ना. तो मोनोटोनिक फंक्शन में जस्ट हम लोगों ने जस्ट अभी पूरे स्टडी किया था यहाँ पे कि इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, द सेकंड वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन एंड द थर्ड वन इज कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है. फिर नेक्स्ट टाइप होता है इसका नॉन मोनोटोनिक फंक्शन. नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले तो बढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. मतलब ये अपना बिहेवियर को सेम नहीं रख पाते हैं, पहले इंक्रीज होंगे फिर डिक्रीज होंगे. या फिर इसी में जो सेकंड टाइप जो होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो पहले तो डिक्रीज होते हैं लेकिन फिर कुछ पॉइंट्स के बाद फिर क्या होते हैं, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. तो बेसिकली किसी भी फंक्शंस को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन टाइप इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन एंड द सेकंड वन टाइप इज अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन. इज दैट क्लियर? ओके नाउ, तो अब हम मोनोटोनिक फंक्शन में थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल. ओके नाउ, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग फंक्शंस. फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ओके नाउ, तो देखते हैं पहली चीज है, देखो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे जैसे इसकी डोमेन को बढ़ाई जाती है, फंक्शन भी बढ़ते जाता है एंड फंक्शन की डोमेन के साथ इसकी रेंज भी बढ़ती जाती है. तो अगर यहाँ पे देखूं मैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ द x1 एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ द x2. ठीक है. अब x1 वैल्यू पुट करने पर इस फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड हो रही है, दैट इज कॉल्ड द fx1. एंड अगर देखा जाए x2 पुट करने पर इस फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड हो रही है, दैट इज कॉल्ड द fx2. ठीक है. इस तरह के फंक्शन हमने देखा क्या कि भाई x2 की जो वैल्यू थी इज ग्रेटर देन ऑफ द x1. ठीक है. देन हमने ये भी देखा कि डोमेन की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शनल वैल्यू भी क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है ना. तो दिस टाइप ऑफ द फंक्शन इज नोन एज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. देन इसी में सेकंड टाइप है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले तो इंक्रीज होते हैं, देन फर्दर वो कांस्टेंट रहते हैं एंड देन फर्दर इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे दैट इज द x1 पॉइंट एंड दैट इज द पॉइंट इज नोन एज अ x2. x1 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू मिली है, दैट इज कॉल्ड द fx1 एंड x2 पे जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, दैट इज नोन एज अ fx2. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, x2 अगेन इज ग्रेटर देन ऑफ द x1 एंड फंक्शनल वैल्यू पे देखिए जाए यहाँ पे जो fx2 एंड fx1 के बीच में आ रही है, which one is greater? Yes, that is the fx2 is a greater function. तो fx2 is greater. But अगर x1 और x2 इनके बीच में अगर मैं कोई दो पॉइंट लेता हूं, ये that is the point of A and that is the point of the B. These two points are the different point. But अगर देखा जाए इन दो पॉइंटों पे डोमेन तो इनकी डिफरेंट है ना. द फर्स्ट वन इज दिस वन एंड द सेकंड वन इज दिस वन. बट इन दो डिफरेंट पॉइंट में इनकी जो रेंज आ रही है वो ऑलवेज क्या आ रही है, सेम, है ना. तो इस तरह के फंक्शंस में हमारी फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो सकती है, डोमेन डिफरेंट होने के बावजूद भी हमारी जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है यहाँ पे, दीज आर द इक्वल एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. ओके नाउ, अब इसमें जो सेकंड टाइप आता है यहाँ पे, है ना, द पॉइंट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. फंक्शन इज डिक्रीजिंग. अब इस तरह के फंक्शन में क्या होता है बेसिकली कि इस फंक्शन में डोमेन बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू घटती जाती है. दैट्स मीन यहाँ पे जो फंक्शन द डोमेन इज x1 एंड यहाँ पे द फंक्शन डोमेन इज x2
x1 पर जो इसकी फंक्शनल वैल्यू आ रही है दैट्स कॉल्ड द fx1 एंड सेम कंडीशन में x2 पे जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है दैट्स कॉल्ड द fx2। इज दैट क्लियर? एंड इस पॉइंट में अगर देखो, अगर मेरे पास x2 एंड x1 की अगर बात करता हूं, अभी भी कंडीशन वही है कि x2 इज ग्रेटर देन x1, लेकिन जैसे ही मैंने इस x2 और x1 में x2 और x1 में फंक्शनल वैल्यू पुट करता हूं, मतलब f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2, क्या हुआ? ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। गौर से देखो, द fx2 इज लेस देन ऑफ द fx1, यानी कि अगर ये इनइक्वालिटी साइन, कौन सा? दिस वन, अगर ये इनइक्वालिटी साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है डोमेन और फंक्शनल वैल्यू मतलब रेंज में, देन इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट? तो ये फंक्शन कहलाता है क्या? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इज दैट क्लियर? ओके ओके, नाउ द थर्ड, द नेक्स्ट पॉइंट इज, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो अपनी फंक्शन डोमेन को बढ़ाने पर पहले तो डिक्रीज होते हैं, देन फर्दर वो कांस्टेंट रहते हैं, देन फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए दैट इज कॉल्ड द x1 एंड दिस वैल्यू इज नोन एज द x2। अब x1 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज कॉल्ड द fx1 एंड x2 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज कॉल्ड द fx2, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? फिर से अगेन देखा जाए कि भाई x2 इज अगेन ग्रेटर देन ऑफ द x1, बट अगर देखा जाए यहाँ पे इसकी जब फंक्शनल वैल्यू निकाली गई तो क्या हुआ? ये हुआ कि इसकी जो इनइक्वालिटी का साइन था जस्ट अपोजिट हो गया। जस्ट अपोजिट मतलब ये जो ग्रेटर वैल्यू थी अब क्या बन जाएगी? इट बिकम द लेसर। बट यहाँ पे अगेन फिर से कुछ पॉइंट्स देखे जाए, अगेन कुछ पॉइंट्स देखे जाए, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहे हैं दैट्स कॉल्ड द ए एंड द बी। इस पॉइंट में देखो, डोमेन तो डिफरेंट है, डोमेन आर द डिफरेंट, बट द फंक्शनल वैल्यू are the equal, and this type of the function is called the non-increasing function. Is that clear? Okay now, तो इन शॉर्ट टर्म्स अगर मैं इन सारी बातों की समरी देखता हूं तो समरी देखने में मुझे बात समझ में आ गई कि भाई अगर अगर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाए, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाए डोमेन और फंक्शनल वैल्यूज में, तो मुझे समझ में आ जाता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेटर देन एंड दिस फंक्शन इज लेसर देन। अगर ये कंडीशंस बनती है यहाँ पे देन फंक्शन इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन। बट अगर इनइक्वालिटी साइन ऑलवेज कैसा रहे? सेम रहे, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें एक बात और देखते हैं, समझने वाली है कि भाई ये दिया गया x2 इज ग्रेटर देन द x1, ये जो दिया गया है यहाँ पे, इसको जब मैं ट्रांसपोज करके देखता हूँ, ठीक है, तो ट्रांसपोज करूंगा यहाँ पे तो x2 माइनस ऑफ द x1 इज लेस देन ऑफ द जीरो। एंड सिमिलर कंडीशन में अगर ये जो fx2 लिखा हुआ है, इस fx2 को मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट्स कॉल्ड द y1 एंड दैट्स कॉल्ड द fx2 इज कॉल्ड द y2। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी गई है मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये जो देखो यहाँ वैल्यू लिखी गई यहाँ पे that is called the fx1 is called the y1 and that's called the fx2 is called the y2। सिमिलर कंडीशन में यहाँ पे y1 and that's called the y2। ऐसा क्लियर? तो यहाँ पे ऐसी अगर मैं इसको चेंज करूंगा, है ना, तो मेरे पास वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे? the y2 minus of the y1 is greater than of the zero। एंड फाइनली अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी y1 upon of the y2 upon of the x2 minus of the x1 is always greater than zero and y2 minus of y1 upon x2 minus of x1। listen, मुझे कुछ याद आ रहा है, ये जो y2 minus of y1 upon x2 minus of x1 है, ये मैंने कहीं पढ़ा है, दैट्स कॉल्ड 11th स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ द कर्व में अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक, तो मैं बोल सकता हूं इट इज नथिंग बट द tan थीटा। tan theta is greater than or zero and the tan theta, listen, the tan theta is nothing but the dy upon dx और the curve is greater than or zero। यानी किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव कोफिशिएंट ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। एंड सिमिलर अगर मैं इसकी बात करता हूं, क्या आ जाएगा यहाँ पे? x2 minus of the x1 is always greater than or zero but the y2 minus of the y1 is less than or zero। अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से डिवाइड करता हूं, इक्वेशन नंबर ऑफ द सेकंड एंड इक्वेशन नंबर ऑफ द वन, y2 minus of y1 upon x2 minus of x1,
is less than or zero. Okay, that means यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy upon the dx is less than or zero. ओके 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 ओके, यानी कि आप मुझे ये बताना चाह रहे हो, सिंपल सी बात है कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, एंड अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके लिए डेरिवेटिव कोफिशिएंट हमेशा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मैंने कहा हाँ यही बताना चाह रहे हैं, बट क्या ये सभी फंक्शंस के लिए है, तो मेरा कहना होगा नहीं, ये केवल और केवल उन फंक्शंस के लिए है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल हो मतलब सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं, सीरीज फंक्शन सबके लिए डेरिवेटिव कोफिशिएंट मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट मेथड केवल उन फंक्शनों के लिए अप्लाई होगी जो केवल डिफरेंशिएबल होते हैं। अच्छा, जो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए बेसिक फंडा, ये फंडे कि भाई अगर डोमेन x2 इज ग्रेटर देन x1 है ना, अगर फंक्शनल वैल्यू भी ग्रेटर होती जाती है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बट अगर फंक्शनल वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो दैट्स मीन यहां पर मुझे ये समझ में आ गया कि मैं किसी की भी फंक्शन को इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बेसिकली दो टाइप से फाइंड कर सकता हूं, है ना। ऐसे ही ये भी फंक्शंस को बेसिकली दो टाइप से फाइंड कर सकता हूं, है ना। जैसे फर्स्ट वन इज अ बेसिक, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन से, बेसिक डेफिनेशन जस्ट मैंने आपको बताई थी कि भाई अगर x2 इज ग्रेटर देन ऑफ द x1 एंड यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू पुट करने पर भी इनइक्वालिटी साइन चेंज ना हो, मतलब रेंज बढ़ती जाए, देन द फंक्शन इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूं बाय डेरिवेटिव कोफिशिएंट, बाय डेरिवेटिव कोफिशिएंट ये केवल तभी अप्लाई होगी फंक्शन इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्या हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। और ये भी इंक्रीजिंग तब होगा जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ द जीरो। ओके, और डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीजिंग के लिए भी मेरे पास यही दोनों मेथड है, दैट्स कॉल्ड द बेसिक डेफिनेशन। क्या, अगर x2 इज ग्रेटर देन ऑफ द x1 एंड अगर इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालते समय इनकी इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाए, अपोजिट, देन द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड सेकंड मेथड बाय डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, इसमें कंडीशन वही है बच्चा, क्या कि इफ फंक्शन इज डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो यहां पर क्या होगा, अगर एफ डैश एक्स is less than or zero, then it is called the decreasing function. बेसिकली अगर मैं किसी फंक्शन के एल्गोरिथम में देखता हूं बाय यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके अगर मैं इसकी एल्गोरिथम देखना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किसी भी फंक्शन को जो मुझे दिया गया उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे फंक्शनल मेरा फंक्शन है क्या। तो पहला स्टेप मेरा रहेगा यहाँ पे, स्टेप नंबर वन, फाइंड आउट द फंक्शन। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड में मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। देन स्टेप नंबर थर्ड में मेरे पास कंडीशंस ये हैं कि इनके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये नया वर्ड क्या आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली हम लोग इसको टेंजेंट एंड नॉर्मल में डिस्कस कर चुके थे, द क्रिटिकल पॉइंट जहां पे फंक्शन अपना साइन चेंज करता है, दैट्स कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है, अगर आप लोग गौर से देखोगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है, एक्स बराबर ऑफ ए पर ये फंक्शन डिक्रीज होता जा रहा था एंड फर्दर क्या हुआ, फर्दर ये हुआ कि ये इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये जो पॉइंट आ रहा है एक्स बराबर ऑफ ए, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। एंड जैसे क्रिटिकल पॉइंट आता है फिर हम लोग देखते हैं कि अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और जीरो देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बट if f dash x is less than or zero then function is decreasing. Is that clear? तो ये 4 स्टेप में मेरा कोई भी क्वेश्चन इजीली फिनिश हो जाएगा। Is that clear? Okay, now let the first question is that fx is equal to of x cube minus of the 3x square plus of the 5x plus of the 7. Okay, now हम लोगों ने देखा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने की मेरे पास दो मेथड थी, फर्स्ट बेसिक
एंड द सेकंड वन इज डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट केवल उनमें अप्लाई होता है जो डिफरेंशिएबल होते हैं, एंड वी नो दैट के जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ओके ना, मतलब ये डिफरेंशिएबल है तो मैं डेरिवेटिव टेस्ट उसमें कर सकता हूँ। अच्छा, डेरिवेटिव टेस्ट का जो फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट द फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन, एंड द सेकंड स्टेप फाइंड आउट द f dash x, then third step find out the critical point f dash x is equal to 0, and now फोर्थ पॉइंट मैंने देखा था, अगर f dash x given point में पॉजिटिव then it's increasing function and other negative then it's a decreasing function. Okay, now इसको करते हैं डिफरेंशिएट। the function f dash x is equal to of 3x square minus of the 6x plus of the 5. okay, अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो फैक्टराइज होना इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, बट हाँ तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके कुछ इस तरह से सिस्टमेटिक लिखता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ द 6x प्लस 3 एंड प्लस 2, 5 को मैं दो पार्ट में तोड़ दिया यहाँ पे, एंड अगर इस वैल्यूज में से मैंने अगर 3 कॉमन निकाल दिया देन मेरे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ऑफ द 1 प्लस ऑफ द 2। देन नाउ अगर आप इसको गौर से देखो तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, दैट्स मीन x माइनस ऑफ द 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द 2। एंड नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानने वाली बात है वो ये कि ऑलवेज याद रखना कि स्क्वायर फंक्शन जितने भी होते हैं, स्क्वायर फंक्शन ऑब्लिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑब्लिक मॉडुलस फंक्शन, ये ऑलवेज कैसे होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा कि इस फंक्शन की वैल्यू ये भी पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, मतलब आप इसमें डोमेन कुछ भी रख दो, इस फंक्शन की एट द एक्स की जो वैल्यू होगी ऑलवेज क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। सो अगर देखा जाए तो फंक्शन कैसा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट्स मीन पहला ऑप्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग इन आर, रॉन्ग आंसर। सेकंड इंक्रीजिंग इन आर, इट्स द करेक्ट आंसर। देन दैट्स मीन सी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं पहले से, द ऑप्शन नंबर ऑफ द बी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिया यहाँ पे द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ऑफ x इंटू e की पावर ऑफ x वन माइनस ऑफ x। ओके, नाउ इसको मैं अगर रीअरेंज करूं आपको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, एंड इसमें हम डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं, रीजन बीइंग इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो ये भी डिफरेंशिएबल है। दैट्स मीन x e की पावर ऑफ x माइनस ऑफ द x स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट f(x) बराबर ऑफ दैट इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द कॉल्ड द सेकंड फंक्शन। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया यहाँ पे e की पावर ऑफ x माइनस ऑफ द x स्क्वायर इनटू इसका करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऑफ द 2x प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर ऑफ x प्लस सॉरी माइनस e ऑफ x स्क्वायर, देन x का डिफरेंशिएशन 1। देन नाउ अगर आप इसमें देखोगे वैल्यूज तो मेरे पास वैल्यूज देखिए यहाँ पे e की पावर ऑफ x इसमें भी कॉमन है, e की पावर ऑफ x माइनस ऑफ x स्क्वायर इसमें भी कॉमन है यहाँ पे। दैट्स मीन e की पावर ऑफ x ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ऑफ x दोनों में कॉमन आ गया, देन अंदर जो रिमेनिंग टर्म्स बची यहाँ पे वो आई x into 1 minus of the 2x plus of the 1. Okay, then now अब जब मैं इसको रिजॉल्व करता हूं x 1 minus of x the bracket of कितना जाएगा x minus of the 2x plus of 2x square then plus of the 1। then now जब इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करने पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x the bracket of 1 minus of x then the bracket of 1 minus of x and 2x plus of the 1। एंड नाउ इससे पहले जस्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हमारे स्क्वायर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कैसे होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव। देन दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये तो ऑलवेज कैसे रहेगा, पॉजिटिव। मतलब गिवन फंक्शन की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी डिपेंड करेगी इन दो फैक्टरों में। दैट्स मीन अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूं इनको रिजॉल्व करने के बाद तो x बराबर ऑफ 1 आएगा, एंड सेकंड पॉइंट आ गया यहाँ पे x बराबर ऑफ -1 अपॉन ऑफ द 2। दैट्स मीन अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द -1/2 एंड द 1। तो पहला इंटरवल आया यहाँ पे क्या, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1/2, सॉरी -1/2, एंड दूसरा इंटरवल आया यहाँ पे क्या, -1/2 से लेकर 1, एंड द थर्ड पॉइंट इज 1 टू लेके इनफाइनाइट। अब मैं देखता हूँ इसका साइन कैसा आ रहा है। दैट अगर माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1/2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, दैट इज कॉल्ड -1, रैंडम कोई सा भी नंबर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, और इस फंक्शन में मतलब एट द सेक्स में पुट करके देखते हैं, तब हम देखेंगे कि भाई माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1/2 तक जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है यहाँ पे, नेगेटिव। एंड एक बात सिंपल बता दूं, मैक्सिमम क्वेश्चनों में ये चीज एप्लीकेबल है कि अगर पहला नेगेटिव हुआ तो
तो दूसरा अल्टरनेट चेंज कर लेगा अपना साइन। अगर ये नेगेटिव तो अगला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगला क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये ऑलवेज होता है, मैक्सिमम केसेस में ये चीज पॉसिबिलिटी होती है। देन अगर पैरा नेगेटिव आ गया तो अगला क्या होगा पॉजिटिव, फिर अगला क्या होगा नेगेटिव। ओके ना, तो ये समझ में आ गया कि भाई अगर ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, देन दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग अगेन। इज दैट क्लियर? ओके नाउ, तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई -1/2 से लेकर 1/1 तक ही ये इंक्रीजिंग है, बाकी सब कैसा है डिक्रीजिंग है। ओके ना, तो इसका पहला ऑप्शन देखिए इंक्रीजिंग -1/2 टू 1, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग 1/2 टू 2, बट हमने देखा यहाँ पे कि भाई -1/2 से लेकर 1 तक ये इंक्रीजिंग था और 1/2 इसके बीच में आएगा, मतलब इस दूसरा ऑप्शन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, दैट्स मीन इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। देन अगेन -1 से लेकर -1/2 तक इंक्रीजिंग, तो ये भी रॉन्ग आंसर। एंड अगेन डिक्रीजिंग -1/2 से लेकर 1/2 तक डिक्रीजिंग, ये भी फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए इज द करेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज ट्रिग्नोमेट्रिक